तो हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। और इस समय जो है वो आपकी तैयारी जो है वो पीक टाइम पे चली रही है। ठीक है, आपका अभी जैसे मैथ्स का पेपर हुआ, इंग्लिश का पेपर हुआ, साइंस का पेपर हुआ। सो हमने कई सारे सेंटर्स पे जाकर देखा, पूछा, बच्चों से रिव्यूज़ लिए, तो उसमें भी हमें पता चला कि बच्चों ने अच्छा पेपर किया है और कुछ जगहों पर पेपर सिंपल आ रहा है, कुछ जगहों पर हार्ड आ रहा है। तो ये तो सीबीएसई का अपना एक पेपर डिसाइड करने का तरीका है, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, पेपर का जो लेवल है वो देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सीबीएसई अब सिंपल पेपर्स भी बच्चों को दे रहा है। ठीक है, चलो, पिछली कुछ वीडियोस में लगातार हमने हर जगह जाकर बच्चों को पेपर्स दिए और उनके लिए क्या किया कि एक वीडियो अपलोड की उस पेपर की। ऐसा ही हमने पिछली बार कुछ बच्चों को पेपर्स दिए थे। ठीक है, और उसका जो सॉल्यूशन था, उसके जो क्वेश्चंस आंसर्स थे, उनको हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा देर तक ना चलाते हुए, ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहले सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपसे कि इन 1815 डेलीगेट्स ऑफ यूरोपियन पावर्स, ओके, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया ड्रू अप विच ट्रेड। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 1815 में, ठीक है, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, इनके बीच में कौन सी ट्रेटी हुई थी, कौन सा समझौता हुआ था। तो आंसर है इसका ट्रेटी ऑफ वियना। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन समझो बेटा कि इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर ब्रिटेन, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन मेट एट वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। ये कौन कौन, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, ये सभी लोगों ने जब नेपोलियन को हराया मिलके, तो ये सभी वापस में जाके कहा होंगे, यूरोप में मिले और उन्होंने ट्रेटी ऑफ वियना किया, समझौता किया। यहां पर ट्रेटी ऑफ वियना ऑफ 1815 में with the object of undoing most of the changes that had come about during the Napoleonic War. Napoleonic Wars, ठीक है, undoing most of the changes that had come in Europe during the Napoleonic Wars, मतलब नेपोलियन के टाइम पर जितनी भी सारी चीजें की गई थी, ट्रीटी ऑफ वियना में क्या किया गया, उन सभी को वापस कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर जो इमेज है ये आपके सामने बनी हुई है, ये इमेज किसकी है, ये इमेज किसकी है, मतलब आपको थोड़ा सा क्लियर करके देखो तो यहाँ पर ये लोग जो है वो लाइन में जा रहे हैं। ठीक है, कई सारे लोग खड़े हुए हैं, तो ये हमारे इंडिया में जो मूवमेंट हुए उनसे रिलेटेड इमेज है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी आपको क्वेश्चन रखा भी गया है कि विच इंडियन नेशनल मूवमेंट, कौन सा है, तो ये बेटा इमेज है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, किसकी इमेज है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट समझ लो क्या, कि ये जो प्रोसेसन है, ये जो जुलूस आपने देखा, वुमेन इन बॉम्बे पोर्ट्रेट्स ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये जो जुलूस टाइप की आपने इमेज देखी है अभी पीछे ये, ठीक है, ये महिलाओं के द्वारा बॉम्बे में क्या निकाला जा रहा था, जुलूस निकाला गया। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द क्वाइट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 वाज सिग्निफिकेंट फ्रॉम सेवरल एस्पेक्ट्स। यहाँ महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट लिया था 1942 के टाइम। द वुमेन ऑफ इंडिया एट लार्ज वर एडोर्ड विद अ न्यू स्पिरिट ऑन द कॉल ऑफ महात्मास डू और डाई। यहाँ महिलाओं ने इन्वॉल्वमेंट इसलिए ज्यादा बढ़ चढ़ कर लिया क्योंकि महात्मा गांधी ने उस समय एक स्लोगन दिया था, कहा था कि डू और डाई, करो या मरो। तो महिलाओं ने उस चीज में बढ़ चढ़ के क्या किया, पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ फटाफट से, ये वाली इमेज, स्टडी द पिक्चर एंड क्वेश्चन दैट फॉलोज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग सूरत इन द अबव पिक्चर। ठीक है, इमेज जो है वो क्लियर नहीं है, पर आई होप आप लोगों को ये इमेज की जो पीडीएफ है, क्वेश्चन जो पेपर मैंने आपको दिया था उसमें आप देखोगे तो सूरत रिमेन द सेट, इनमें से क्या पॉइंट्स हैं जो सूरत के बारे में सही है। ठीक है, सूरत रिमेन द मेन सेंटर ऑफ ओवरसीज ट्रेड इन द ईस्टर्न अफ्रीका अरेबियन सी। सूरत रिमेन द मेन सेंटर ऑफ ओवरसीज ट्रेड इन द नदर्न रीजन। सूरत रिमेन द सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओवरसीज ट्रेड इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन। या फिर सूरत रिमेन द मेन सेंटर ऑफ ओवरसीज ट्रेड इन द वेस्टर्न फ्रंट। चलो, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो बेटा, तो सूरत रिमेन द सेंटर ऑफ ओवरसीज ट्रेड इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन। ठीक है, जब भी हम वेस्टर्न इंडियन ओशियन में ट्रेड करते थे तो उस समय जो सूरत है वो कहीं ना कहीं क्या रहता था, मेन सेंटर रहता था। क्लियर, a distant view of Surat and its river all through the 17th and early 18th century, Surat remained the main center of overseas trade in the Western Indian Ocean. सूरत जो है 17th और 18th सेंचुरी से ही
क्या रहा है, वेस्टर्न इंडियन ओशियंस के साथ व्यापार करने में इसने अपना एक इंपोर्टेंट रोल प्ले किया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, वो अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ गुलामगिरी, ये तो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। ज्योतिराव फुले ने इस किताब को लिखा था और उन्होंने इस किताब को लिखने के बाद इसको क्या किया था, अमेरिकन के जो ब्लैक्स के लिए लड़ाई कर रहे थे उनके लिए अपनी इस बुक को डेडिकेट भी कर दिया था, ठीक है। आगे, राइट अ नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू एबॉलिश द कॉर्न लॉ। हमें एक छोटा सा नोट लिखना है, ठीक है। जो कॉर्न लॉ को हटाया गया था, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिसीजन था कि कॉर्न लॉ को हटा दिया जाए, उसके क्या इफेक्ट्स रहे, क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। तो द फॉलोइंग वर द इफेक्ट्स ऑफ कॉर्न लॉ, ठीक है। आफ्टर द कॉर्न लॉज वर स्क्रैप्ड, फूड कुड बी इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। पहला पॉइंट नंबर 1, जब कॉर्न लॉ को हटाया गया तो ब्रिटेन में कॉर्न उगाने से सस्ता क्या था कि हम कहीं बाहर से उसको क्या कर ले, इंपोर्ट कर ले, ठीक है, पहला। दूसरा, ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू compete विद इंपोर्ट्स। ब्रिटिश में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कहीं ना कहीं बाहर की प्रोडक्शन को कंपटीशन नहीं दे पा रहा था। तीसरा, वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एंड थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन वर थ्रोन आउट ऑफ वर्क। और जब हमने कॉर्न को बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया तो हजारों महिलाओं को काम मिलना बंद हो गया। बड़ी से बड़ी जगहों को क्या कर दिया गया, खाली छोड़ दिया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो उतना फायदा हमें है नहीं जितना ज्यादा हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर ले। इंपोर्ट करने में हमें ज्यादा सस्ता था एज कंपेयर टू द प्रोडक्शन। क्लियर। इस वजह से कई सारी जगह जो है वो अनकल्टिवेटेड रह गई, मतलब वहां पर फार्मिंग होना बंद हो गई और हजारों महिलाएं और पुरुष जो है वो उन्हें काम से निकाल दिया गया, ठीक है। चौथा क्या था, पीजेंट फ्लॉक टू द सिटीज और माइग्रेटेड ओवर्स। अब जब वहां प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था, किसान प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे थे, तो कई सारे किसान जो है वो गांव से शहरों की तरफ घूमने लगे या फिर अपना देश छोड़कर दूसरे देशों की तरफ जाने लगे। ये इफेक्ट था किसका, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ को हटाया। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929-34 ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी। देश की इकोनॉमी पर 1929 से लेकर 1934 का जो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चला उसका क्या इफेक्ट रहा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले पहला पॉइंट, देयर वाज डिटोरिएशन ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कैपिटलिस्ट। ओके। सेकंड पॉइंट, देयर हैड बीन ग्रेट फॉल इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एज द डिमांड फॉर गुड्स ऑफ ऑल टाइप्स फेल। 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है, जब चीजों की कीमतें बिल्कुल धड़ाशायी हो गई तो जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे उनका भी काम बंद हो गया, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो गई। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था, जो इंडस्ट्रीज में सामान बनाया जा रहा था, उसकी डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। या फिर हम ये कहें कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गया क्योंकि लोगों उनकी कीमतें कम हो गई, लोगों ने प्रोडक्शन करना ही क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गया। क्लियर। चौथा, देयर वाज अ ग्रेट फॉल इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। लोगों के रहन सहन में भी काफी सारे बदलाव आए थे, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, फिफ्थ वन इज एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल डिजास्टर्सली। और जो खेती बाड़ी की कीमतें थी, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो कीमतें थी वो भी बहुत बुरी तरीके से क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। मतलब कहें हम ऐसे कि बहुत ज्यादा कीमतें गिर पड़ी थी कि लोगों ने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया था वो भी उनका निकलना क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था, ठीक है। एनालाइज द रोल्स ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसमें मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या रोल रहा था, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है, देखो बेटा यहाँ पर, कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट मेड ह्यूज प्रॉफिट्स इमर्ज्ड एज पावरफुल सेक्शन। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय हमारे जो भारतीय व्यापारी थे उन लोगों ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। दे अपोज्ड कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटी बिकॉज दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। और जब उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में
अच्छा प्रॉफिट बनाया तो उन्हें ये समझ में आ गया कि अब हमें ब्रिटिशर्स को अपोज करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज क्या कर रही थी, उन लोगों को बाहर व्यापार करने से रोक रही थी। ठीक है, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड द रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट। और इसीलिए जो हमारे यहाँ के व्यापारी थे वो ये चाहते थे कि ये जो बाहर से सामान को इंपोर्ट किया जा रहा है इसको क्या किया जाए, बंद किया जाए, क्योंकि हम जब प्रोडक्शन करेंगे और हम बेचेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, थर्ड, द इंडस्ट्रियलिस्ट क्रिटिसाइज्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट इट्स फर्स्ट स्टेज। और इसी वजह से बेटा, इसी वजह से ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इन लोगों ने क्रिटिसाइज किया, आलोचना की। ठीक है, क्या कहा कि ये जो ब्रिटिशर्स है, ये जो कॉलोनियल पावर है, ब्रिटिशर्स है, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी पर अपना कब्जा किए हुए हैं, इसको हटाओ भैया। इसीलिए इन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या किया, शुरू में सपोर्ट किया। ठीक है, चौथा पॉइंट, दे गए फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय सेल इंपोर्टेड गुड्स। और इन लोगों ने साफ मना कर दिया कि बाहर से जो ब्रिटिशर्स यहाँ इंपोर्ट करेंगे ना हम उसको खरीदेंगे ना हम उसको बेचेंगे। तो ये इफेक्ट रहा किस चीज का, सॉरी, ये इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट्स ने इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या किया था, हेल्प की थी। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हो गए आपके पास, क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन देखो, इससे ही रिलेटेड, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकेम वाइडर विद द इंटीग्रेशन ऑफ अवध पीजेंट स्ट्रगल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द 3 आर्ग्यूमेंट्स। ऐसा कहा गया कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, जब इसमें अवध के किसानों का जुड़ना हुआ तो ये और भी ज्यादा क्या हो गया, फैल गया। ठीक है, इस स्टेटमेंट को क्या करिए, क्लैरिफाई करिए, ऐसा क्या हुआ था। तो इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट है कि इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, ये नाम याद रखना। अवध में जो किसानों को लीड कर रहा था वो कौन थे, बाबा रामचंद्र थे। यह द मूवमेंट was against तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। अवध में ये लोग आंदोलन क्यों कर रहे थे, अवध में ये लोग तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में मूवमेंट कर रहे थे। पीजेंट हैड टू बेगर एंड हैड नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड, क्योंकि यहाँ किसान जो है अपनी जमीनों पर इनका कोई अधिकार नहीं था। इसीलिए ये अवध में बाबा रामचंद्र की गाइडेंस में क्या कर रहे थे, नॉन कोऑपरेट कर रहे थे, या फिर कहिए ये आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, दूसरा, द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, नाई धोबी बांध वर ऑर्गेनाइज्ड और किसान सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। और वहां के किसान क्या डिमांड कर रहे थे, वहां के किसान डिमांड ये कर रहे थे कि रेवेन्यू जो है उसकी क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए, जो भी टैक्स वसूला जा रहा है वो कम होना चाहिए। इसीलिए ओध समाज, ओध किसान सभा, क्या, ओध किसान सभा, ये ऑर्गेनाइज की गई किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और बाबा रामचंद्र के द्वारा। ठीक है, तीसरा, this Awadh peasant struggle was integrated with the non-cooperation movement into the wider struggle। और इन्हीं वजह से जब ये मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ बढ़ा, साथ में हुआ, दोनों लोग साथ में चले, तो ये एक आगे जाके एक बड़ा स्ट्रगल बन गया। क्लियर। देखो, समराइज द एट्रीब्यूट्स ऑफ नेशन as Ernest Renan understand them, why in his view are nations important। ठीक है, अर्नेस्ट रेनन जो एक फ्रेंच फिलोसफर थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि ये जो नेशन है, नेशन के फॉर्म में अगर हम बनाए अपनी टेरिटरी को तो ये क्यों जरूरी है। क्लियर। तो यहाँ पर समझो, सबसे पहले ए वाला, अ नेशन इज नॉट फॉर्म बाय अ कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। उन्होंने क्या कहा कि एक देश जो है वो किसी भी आम भाषा से, आम जैसे एक जैसे लोग या एक जैसे धर्म या एक जैसे एक जैसे धर्म, एक जैसी भाषा से मिलकर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। दूसरा पॉइंट, टू फॉर्म अ नेशन सोशल कैपिटल, कॉमन ग्लोरीज, डीड ऑफ द पास्ट एंड कॉमन वेल्थ आर नेसेसरी। अगर आप किसी देश को बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या होना चाहिए,
पुरानी चीजों से सीखने की इच्छा है, प्लस एक जैसी सोच होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, नेशन इज लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी, ओके। Inhabitants of a nation have the right to consultate in difference or large scale solidarity. The existence of a nation is not only a good thing but also a necessity. यहाँ पर पॉइंट रखा गया कि अगर हम नेशन बना रहे हैं तो ये कोई अच्छी चीज नहीं, ये तो क्या है, जरूरत है हमारी, कंपलसरी है ऐसा होना। A nation has never any real interest in annexing or holding to a country against its will. Importance of a nation according to रैनम, रैनम के अकॉर्डिंग नेशंस की जरूरत क्यों थी? तो पहला पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ द नेशन इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी। अगर आप नेशंस बनाएंगे तो ये गारंटी है कि आपके पास आज़ादी रहेगी खुद की, क्लियर। लिबर्टी विल नॉट बी मोर इन केस द वर्ल्ड हैड ओनली लॉ एंड ओनली वन मास्टर। नेक्स्ट, आपकी आज़ादी कब नहीं हो सकती? आपकी आज़ादी तब नहीं हो सकती जब आपके देश में कोई एक कानून हो और आपका एक ही मास्टर हो, नहीं, ऐसे आपको लिबर्टी नहीं मिल सकती, क्लियर। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय द यूरोप इन 1830s। ये वाला क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है बेटा, इसको आप पॉइंट्स को नोट कर लेना और इन पॉइंट्स को लिख भी लेना, ठीक है। अगर अर्नेस्ट रेनन के थ्रू आपसे पूछा गया कि नेशन बिल्डिंग क्यों जरूरी है तो आप ये चीजें पॉइंट उसमें रख सकते हो, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि यूरोप में 1830s में कौन सी इकोनॉमिक समस्याएं आई थी, ठीक है। सबसे पहला द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का पहला आधा समय शुरू हुआ, ठीक है, तो उस समय पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, ये सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है, ठीक है। दूसरा, कई सारे देशों में इन मोस्ट वर मोर जॉब सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट, कई सारे देशों में रोजगार की जरूरत ज्यादा थी और रोजगार उतना था नहीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड टू द सिटीज ओवर क्लाउडेड स्लम्स, और जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, अपनी शहर गांव को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे थे, और जब वो शहरों की तरफ बढ़ रहे थे तो वहां पर स्लम्स डेवलप हो रहे थे, ठीक है। स्लम्स क्या होता है? स्लम्स मतलब ऐसा एरिया जो शहर से बाहर हो और वहां पर लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहना शुरू कर दे, ठीक है। चौथा पॉइंट, स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, और जो लोकल लोग थे बेटा, लोकल जो प्रोडक्शन करने वाले थे वो लोग परेशान थे, क्यों? क्या हो रहा था कि बाहर से जब सामान मंगाया जा रहा था तो वो सस्ता था, ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे थे तो वो महंगा पड़ रहा था उन लोगों को। इसके अलावा पांचवा पॉइंट देखो, इन दोज रीजन ऑफ वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पीजेंट्स स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन, और जिन जगहों पर एरिस्टोक्रेसी चल रही थी, ठीक है, वहां तो लोग अच्छे आराम से मतलब वहां के लोग जो थे एरिस्टोक्रेटिक जो थे, सॉरी एरिस्टोक्रेसी जहां पर चल रही थी वहां के लोग तो उसको एंजॉय कर रहे थे, पर वहां के जो किसान थे वो कहीं ना कहीं फ्यूडल ड्यूज और इन सब के अंदर रहकर परेशान हो रहे थे, ठीक है। इसके अलावा छठवां पॉइंट, जब फूड की प्राइसेस बढ़ी, ठीक है, द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन द टाउन्स एंड द कंट्री, और जब खाने की कीमतें बढ़ गई और एक खास साल जब फसलें खराब हो गई तो कहीं ना कहीं वहां पर चीजें और तेजी से महंगी होती चली जा रही थी, जो वहां के लोगों के लिए क्या थी, नुकसान कर रही थी, ठीक है। चलो अब इसके आगे आ जाओ, तो हम इसमें ये मैप पॉइंटिंग वाले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था कब? सितंबर 1920 में। कब हुआ था? सितंबर 1920 में, ठीक है, ये वाला। तो ये कौन सी जगह थी? तो ये जगह है बेटा कलकत्ता, ठीक है, कौन सी जगह है? कलकत्ता, ओके। इसके अलावा था प्लेस एसोसिएटेड विद पीस एंड सत्याग्रह, वो जगह जहां पर किसानों के लिए सत्याग्रह मूवमेंट किया गया था, ठीक है, तो वो ये रहा, ठीक है, कहां पर? खेड़ा, गुजरात।
क्लियर। तो चलो यहाँ हिस्ट्री से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे इंपोर्टेंट उनको हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी है अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करने की, ठीक है। अगला सेक्शन जो है वो है हमारा किसका, ज्योग्राफी, ठीक है। अगला सेक्शन हम ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, विच स्टेट हैज मोस्टली द लैटराइट सॉइल, तो इसका आंसर है कर्नाटक। लैटराइट सॉइल जो है वो एक टाइप की ऐसी सॉइल है, सॉरी लैटराइट जो सॉइल है या रॉक वो आयरन उनमें होता है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। और ये ज्यादातर जो है हॉट वेट ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है, ठीक है। और इन जगहों के नाम सुन लो, तो जगहों के नाम है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम। इन जगहों पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर। चलो अब आगे आ जाओ। क्रॉप सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, राबी हो जाएगा। राबी क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं कब, अक्टूबर से दिसंबर पर, और हार्वेस्ट की जाती है कभी, अप्रैल से जून के बीच में, ठीक है। क्योंकि इनको कैसा चाहिए, कोल्ड, ठीक है। चलो अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट की ये क्या है कि सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, गेट डिक्लाइन, डेवलपमेंट इन हिमालय, मोर ट्रीज आर प्लांटेड। तो ये जो चिपको मूवमेंट हुआ था बेटा, ये चिपको मूवमेंट जो है इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन जो है वो क्या हो गया था, कम हो गया था। क्लियर। चलो सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन को क्या हो गया था, कम हो गया था, ठीक है। आगे देखो, which of the following provisions of the Indian Wildlife Protection Act are applicable for maintaining ecological diversity and protecting habitats? Integrating diverse flora into our daily life. पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें ऐसी कौन सी चीजें बताई गई है, ऐसे कौन से पॉइंट्स रखे गए हैं जिनसे हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्लस हैबिटेट्स को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स रखे गए। तो पहला पॉइंट आपसे कहता है कि इंटीग्रेटिंग डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना इन अवर डेली लाइफ, ओके। दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि हंटिंग को बैन कर देना चाहिए और जानवरों को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ओके। हमें नेशनल पार्क्स बनाने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनानी चाहिए, ओके। प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन टू मैनी मैराइन एनिमल्स, हमें पानी के जानवरों को भी बचाना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमें जानवरों को बचाना ही है, हम सभी को एक साथ नहीं ला सकते, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है अपनी डेली लाइफ में। तो 1 2 3 या फिर कहो 2 3 4, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। देखो जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972, इसने क्या कहा है कि हमें देश के जानवरों को बचाना है, चिड़ियाओं को बचाना है, प्लांट स्पीसीज को बचाना है। इसलिए इस एक्ट ने क्या प्रोवाइड किया है, लीगल प्रोटेक्शन टू मैनी मैराइन एनिमल्स। देयर इज अ टोटल ऑफ 31 मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया कवरिंग कोस्टल एरियाज हैव बीन नोटिफाइड अंडर द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। लगातार हम इन जानवरों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ सेंचुरीज बना रहे हैं, ठीक है, नेशनल पार्क्स बना रहे हैं, इनको मारने पर बैन कर रहे हैं, कोई भी हंटिंग नहीं करेगा इन जानवरों की, ठीक है। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। क्लियर। चलो आगे देखो, दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस रिपोर्ट में आया था, तो ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ना आराम से। क्लियर। आगे आ जाओ। You may have seen in many television advertisement that most farmers have their own cattle, own labor, own bells and tubeless, own tools. ये तो जनरल सा है। आपने कई सारे टीवी एडवर्टाइजमेंट में क्या देखा होगा कि कई सारे किसानों पर क्या होते हैं, खुद के ट्यूबवेल्स होते हैं, ठीक है। किस लिए होते हैं खुद के बेल्स और ट्यूबवेल्स, तो वो सीधी सी बात है, इरिगेशन करने के लिए, ठीक है। इरिगेशन करने के लिए खुद के ट्यूबवेल्स और बेल्स होते हैं, ठीक है। चलो लिस्ट द आइटम व्हिच आर मेड अप ऑफ रबर एंड आर यूज्ड बाय अस। इनमें से वो चीजें बताओ जो रबर से बनी हुई होती है, ठीक है, और जिनको हम अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल टायर्स ये भी हो गया, कन्वेयर बेल्ट ये भी हो गया, ये भी रबर से बनते हैं, ये भी टॉयज भी रबर के, ग्लव्स, इरेजर्स, बॉल्स नहीं है,
चलो ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को तुम लोग देख लेना, ठीक है। इसको तुम लोग पढ़ना आराम से, और इसका जो भी आंसर आएगा वो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। समझो, इस वाले क्वेश्चन में समझो क्या पूछा गया है, पहले समझो मेरी बात। इस वाले क्वेश्चन में तुमसे ये कहा गया था इस वाले क्वेश्चन में तुमसे क्या कहा गया था, इस वाले क्वेश्चन में तुमसे ये कहा गया था कि वो लिस्ट बनाओ उन आइटम्स की जो रबड़ से बने हुए होते हैं और जिनको हम खुद यूज करते हैं। तो मैंने ये 12 चीजों की लिस्ट दे दी तुम्हें, ठीक है। ये 12 चीजें हैं जो रबड़ से बनी हुई होती है और उनको हम खुद इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, चलो आगे आ जाओ। एक्सप्लेन 5 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन। इंडस्ट्रीज की वजह से कौन से 5 प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं उनके बारे में डिस्कस करो। तो सबसे पहला है एयर पॉल्यूशन, क्योंकि एयर पॉल्यूशन इज मेनली ड्यू टू द रिलीज ऑफ अनडिजायरेबल गैस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एयरबोर्न पार्टिकुलर स्मोक, डस्ट, टॉक्सिक गैसेस। आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रहे हो, आप किसी भी चीज को बनाओगे तो गैसेस निकलेंगी, और जब गैसेस निकलती है तो उससे एयर पॉल्यूट होती है, ठीक है। और उनमें जो मेन गैसेस है वो कौन कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर, ये जो है एयर को पॉल्यूट करती है, खराब करती है। इसके अलावा जो स्मोक, जो डस्ट है, ये सारी चीजें भी क्या करती है? एयर को पॉल्यूट करती है। तो पहला मिल गया। दूसरा, वाटर पॉल्यूशन। कई बार क्या होता है बेटा कि जो फैक्ट्रीज होती है, जो इंडस्ट्रीज होती है, वो अपने कचड़े को बिना मतलब प्यूरिफाई किए हुए पूरा का पूरा कचरा डायरेक्ट पानी में या नदियों में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो भी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस है वो डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं? नदियों में चले जाते हैं, ठीक है, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। यही बात मैंने यहाँ पर इंग्लिश में आपको भी लिखवाई है, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन, जनरेटर्स, कंप्रेसर्स, मशीन, फर्नेस, लूम्स, फैंस, ये सब जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं आवाज होती है, और आवाज होती है तो नॉइज पॉल्यूशन फैलता है। क्लियर। सॉइल लैंड पॉल्यूशन। सॉइल लैंड पॉल्यूशन क्या है कि जो भी कचरा निकलता है उसको कहीं ना कहीं डंप किया जाता है, मतलब इकट्ठा किया जाता है, और जब उसे कहीं ना कहीं डंप किया जाता है तो उस जगह की क्वालिटी खराब होती है, वहां की मिट्टी की क्वालिटी खराब होती है। क्लियर। थर्मल पॉल्यूशन, वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉजेज कैंसर एंड बर्थ डिफेक्ट। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। जब भी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से या फिर न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन से जब भी कोई भी वेस्ट निकलता है तो उसकी वजह से थर्मल पॉल्यूशन होता है, ठीक है, रेडिएशंस का पॉल्यूशन आता है, जिससे कई बार हमें कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है। क्लियर। चलो आगे देखो। The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. Explain with example. किसी भी देश की ताकत उसके देश में कितनी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्स हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, उस पर डिपेंड करती है। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है तो इस स्टेटमेंट को समझो कि द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट। ओके, जो भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज होती है उनको बैकबोन माना जाता है। क्लियर। कारण क्या है? Modernizing the manufacturing sector contributes to modernizing agriculture, which is regarded as the foundation of our economy. Giving people job in the secondary and tertiary industries also lessen their excessive reliance on agriculture income. ओके ओके, ठीक है। आपसे क्या कहा गया है? आपसे क्वेश्चन ही ये कहा गया था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से आपके यहाँ जो है आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। इकोनॉमी बेहतर होगी, समझ जाओ यहाँ पर कि आप बेटा समझ जाओ यहाँ पे कि आप बेटा अगर अपने यहाँ इंडस्ट्रीज बढ़ाओगे, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में क्या कर सकते हो? लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सकते हो, जिससे आपके जो युवा है, देश का युवा है, वो एग्रीकल्चर पर कम डिपेंड होगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब मिल पाएगा। क्लियर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर द एरेडिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन अवर कंट्री। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये 3-4 बार आ चुका है, ठीक है। क्या है कि अगर आपके यहाँ इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आप अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। ओके, और जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और पॉवर्टी कम होगी तो कहीं ना कहीं आपके देश की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। क्लियर।
The export of manufactured goods expands trade and commerce and bring in much needed foreign exchange. और जब आप चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, खरीदोगे, बेचोगे, आपका व्यापार बढ़ेगा, ठीक है, आपकी इकोनॉमी और भी मजबूत होती चली जाएगी. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, countries that transform their raw material into a wide variety of finished good of a higher value are prosperous. और जो देश अपने यहाँ के रॉ मटेरियल से कोई दूसरा मटेरियल कन्वर्ट करके बनाता है, ठीक है, और उसको भेजता है, ठीक है, तो उन चीजों की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द रॉ मटेरियल. उन चीजों की वैल्यू क्या हो जाती है, और भी ज्यादा बढ़ जाती है. क्लियर. Hence India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries at a faster phase. इसलिए इंडिया जो है, इसकी इकोनॉमी तभी बेहतर हो पाएगी जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज और भी ज्यादा सेटअप होंगी, ठीक है. It can also be said that economic strength of a country is measured by the development of the manufacturing industry. किसी भी देश की इकोनॉमी कितनी बेहतर है, कितनी अच्छी है, उसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, उस देश की इंडस्ट्रीज के बारे में जानकर, ठीक है. इन सब के बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस देश की इकोनॉमी कितनी ज्यादा बेहतर है, ठीक है. तो आज की वीडियो में हमने आधे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. क्लियर. अगला वीडियो जो है आएगी, उसमें आधे क्वेश्चंस को हम फिर सॉल्व करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप इसको समझिए, पढ़िए, इन क्वेश्चंस को लिखिए, याद कीजिए, जो भी करना है वो करिए, ठीक है. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.